हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओनी क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं आपका जो SOE है उसका सॉल्यूशन। यानी कि मैंने आपको एक पेपर बताया था जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है। SOE का मतलब क्या होता है? स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। तो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो है उसका पेपर तो मैंने डाल रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। एंड उसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप उसे चेक भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है। और खुद से क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश भी कीजिए। बाकी आज हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का एग्ज़ाम है और ज़्यादा हाई लेवल तो नहीं है या फिर ज़्यादा लो लेवल है, ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि हमें पता है कि SOSE जो है वो कभी भी अपना जो पेपर है वो बच्चों को घर ले जाने नहीं देता, सेंटर पे ही रख लेता है, जमा करा लेता है। तो मेरे पास तो कैसे ही आएगा, ठीक है। तो बात की जाए SOE की, तो हमारे पास पेपर कौन सा है? वो 2019 का एग्ज़ाम है मेरे पास उसका, ठीक है। और वो है क्लास 9th के लिए। तो बच्चों ने कहा था कि मैम उसका सॉल्यूशन कराओ, तो वो कराऊंगी। और बता दूं, सॉल्यूशन में भी आपको पता होगा कि काफ़ी सारे सेक्शंस होते हैं, जैसे कि उसमें मैथ्स का सेक्शन भी है, रीजनिंग का पोर्शन भी है, हिंदी का भी है, इंग्लिश का भी है, ठीक है। SST का भी है। इस तरीके से, आई थिंक हिंदी का तो नहीं होता है, नहीं हिंदी का नहीं होता है। और साइंस का भी है। तो आज हम साइंस का देखने वाले हैं, ठीक है। किसका देखेंगे? आज हम देखेंगे साइंस का। साइंस में आपके 2019 में SOE में 22 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन्हीं को आज मैं डिस्कस करूंगी। बाय द वे, अब SOSE है उसमें तो और भी ज़्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें डोमेन सेलेक्ट्स करा लिए गए हैं, ठीक है। कुछ बदलाव इस तरीके से आया है। तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो ये है कि हाँ, हमें लेवल का पता चल जाता है कि किस तरीके का लेवल आएगा या फिर इससे हाई आएगा। देखो, जो SOE है उससे हाई लेवल आने वाला है SOSE का, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, कट ऑफ निकलती है, ठीक है। और फिर भाई स्कूल्स भी इतने नहीं हैं कि सभी बच्चों को ले लिया जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, इसलिए तो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है। तो यहाँ से बात क्लियर है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 41 नंबरिंग से स्टार्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। और आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? क्रॉप्स ग्रोन इन रेनी सीजन। वो क्रॉप बताओ जो रेनी सीजन में ग्रो करती हैं, उगाई जाती हैं, ठीक है। तो वो कौन सी क्रॉप्स हैं? अब यहाँ पे हमें क्या दे दिया? हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होती हैं, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। अब खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप में भी यहाँ पे उनके एग्जाम्पल्स के साथ दे दिया है। तो रेनी सीजन में तो खरीफ क्रॉप जो है वो उगाई जाती है, हम सभी को पता है, ठीक है। जब टेम्परेचर जो है वो हाई होता है, मीन्स जून जुलाई के मंथ में उगाई जाती है। और कटाई कब होती है उनकी, हार्वेस्टिंग कब की जाती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। एंड जो भी आपको आंसर्स आ रहे हैं इन क्वेश्चन के, पूरी ऑनेस्टली के साथ क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। अब देखो, जो खरीफ क्रॉप है उसके एग्जाम्पल्स होते हैं राइस, ठीक है, मेज़, इस तरीके से और भी काफ़ी होते हैं। तो जो हमारी खरीफ क्रॉप है उसका क्या होगा आंसर? करेक्ट, पैडी। यानी कि जो खरीफ क्रॉप है उसमें पैडी होती है। बिकॉज आपने देखा होगा खरीफ क्रॉप में वीट जो है वो कभी भी नहीं होता है। जो वीट है वो रबी क्रॉप के अंदर होता है, यानी कि रबी क्रॉप का एग्जाम्पल वीट है, खरीफ का राइस है, पैडी है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पैडी। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42 वाला क्या है? विच पेयर ऑफ गैसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब हमें यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी गैसेज जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, सॉरी, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैसेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ये हमसे पूछा गया है। और हमें यहाँ पे गैसेस का पेयर दिया गया है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन एंड मीथेन, सेकंड है आपका मीथेन एंड नाइट्रोजन, थर्ड है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, फोर्थ है आपका नाइट्रस ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा उसको जानने से पहले हमें ये पता लगाना होगा कि मेनली कौन कौन सी गैसेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो देखो, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, यानी कि CO2 जो है आपका वो सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। दूसरे नंबर पे हमारी मीथेन आती है, ठीक है।
तो इन दोनों का ही हमें कहीं पे भी पेयर नहीं दिख रहा है। अब कैसे सोल्व करें? अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी गैसेस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो हमारी जो नाइट्रोजन है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, 78% पाई जाती है हमारी नाइट्रोजन, वो जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। ठीक है, वो ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। इसीलिए जहाँ पे भी नाइट्रोजन का पेयर दी जाए, यानी कि मीथेन एंड नाइट्रोजन है, तो ये तो अपने आप ही कट हो जाएगा, क्योंकि हमें दोनों ही पेयर्स को देखना है, यानी कि मीथेन को भी और नाइट्रोजन को भी। उसके बाद आपका बता दूँ, हाइड्रोजन जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, इसलिए ए वाला भी कट है। अब सी वाला भी कट हो जाएगा, जब हाइड्रोजन है ही नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का पेयर भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। ठीक है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड मुझे ये बताना कि आप में से किन बच्चों ने इन क्वेश्चंस के आंसर को सर्च करने की गूगल पे या फिर अपनी बुक में से ढूंढने की कोशिश की थी। सीरियसली बताना, और किन बच्चों को ये क्वेश्चंस पहले से ही आते थे जब उन्होंने पढ़ा था। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो फर्स्ट आपकी है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन रोलिंग फ्रिक्शन, तो ये गलत है। ठीक है, सेकंड है आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये भी गलत है। थर्ड है रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बिल्कुल सही है। जो हमारा रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड आपको पता होगा कि यहाँ पे रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड ह्यूमैनिटीज़, इन सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी कराई जाती है फॉर SOSE, तो आप जाके उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू विच ऑफ दीज। अब हमें यहाँ पे पूछा गया कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो इन चारों में से किससे रिलेट करता है। तो क्योटो प्रोटोकॉल हमें पता है क्यों किया गया था, ये एक्शन लिया गया था बेसिकली। और ये क्यों लिया गया था, ताकि हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर जो ओजोन लेयर है जब उसमें छेद होने लगा था, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकती है, काफ़ी सारी मुसीबतें हमें झेलनी पड़ सकती हैं। इनफैक्ट स्किन कैंसर हो सकता है, क्योंकि जो डायरेक्ट सन की जो रेजेस हैं वो हमारे स्किन पे अगर पड़ेंगी तो हमें स्किन कैंसर हो जाएगा। तो इस वजह से क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये कदम उठाया गया था। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है ये हमें बताना है। अब बेसिकली हमें पता चल गया कि जिसमें जो ओजोन लेयर है उसको बचाना है, हमें ओजोन लेयर को बचाना है, तो ऑफ कोर्स हमें ग्रीन हाउस गैस जो है उनका इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता होगा इसमें काफ़ी सारी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अभी हमने ऊपर डिस्कस किया उसी से रिलेटेड है। कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और आपका मीथेन है। ठीक है, काफ़ी सारी होती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल इसी से रिलेटेड है, रिड्यूस्ड इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, यानी कि हम कम से कम ग्रीन हाउस गैसेज का यूज़ करें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नॉन मेटल विच कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर। अब हमें यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा इनमें से बताइए कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि अगर एयर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो वो फायर को कैच करेगा, यानी कि उसमें आग आसानी से लग सकती है, वो आग को आसानी से पकड़ लेता है। बट कंडीशन दी गई है कि वो नॉन मेटल होना चाहिए। तो नॉन मेटल होना चाहिए, तो क्या होगा आंसर, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है फोस्फोरस। फोस्फोरस जो है वो हमारा नॉन मेटल होता है, और अगर वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो आसानी से आग को पकड़ लेगा। अभी साथ में ही आपको सोडियम भी लग रहा होगा कि भाई सोडियम भी बहुत मोस्ट रिएक्टिव होता है और वो भी आग को पकड़ लेता है। ठीक है, लेकिन सोडियम जो है वो एक मेटल है, यहाँ पे बात की गई है नॉन मेटल की, इसलिए सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही आंसर को टिक करके आना। ऐसा नहीं कि आंख बंद करी, अरे वाह सोडियम है और हमें पता है यही होता है भाई, यही आग को कैच करता है और इसी को करेक्ट कर दे, ऐसा नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन है 46 क्या है, द सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर स्टील। अब हमें यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि स्टील को बनाने में यूज़ किया जाता है, हमें ये बताना है। तो फर्स्ट है आपका कोल तार, सेकंड है कोल गैस, थर्ड है कॉक एंड फोर्थ है नेचुरल गैस। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है कॉक। जो कोक है उसको यूज़ किया जाता है
स्टील को बनाने में, स्टील को मैन्युफैक्चर करने में। साथ ही साथ अगर इसका मेन फैक्टर कहें कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको बिल्कुल ही स्टील बनाने में यूज़ किया जाता है, वो होता है आयरन ओर। ठीक है, क्या होता है? आयरन ओर, राइट। आयरन ओर होता है। तो हो सकता है कि आपको ये होगा ऑप्शंस, इसमें ये वाला दिया जाए, आयरन ओर दिया जाए और कोक ना दिया जाए। तो करेक्ट आपका आयरन ओर होगा, राइट। नेक्स्ट फिर है आपका क्वेश्चन, जो कि मैं अपनी वीडियोस में 2-3 बार तो करा ही चुकी आई थिंक। डिजीज कोज्ड बाय प्रोटोजोआ एंड स्प्रेड बाय एन इंसेक्ट। हमें यहाँ पे बोला गया है कि ऐसी कौन सी डिजीज है जो प्रोटोजोआ से स्प्रेड होती है, प्रोटोजोआ से होती है और फैलती किसके थ्रू है? इंसेक्ट्स के थ्रू फैलती है। तो वो कौन सी होती है? फर्स्ट है डेंगू, सेकंड है मलेरिया, थर्ड है पोलियो एंड फोर्थ है मसैलिसिस। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, मलेरिया। जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ से होती है बीमारी और फैलती किससे है? इंसेक्ट से फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फिर आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें। तो कौन सी होगी करेक्ट? देख के फटाफट से इसमें से देख के बताओ। फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स। नहीं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। थर्ड है ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स। ये भी गलत होगा, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। एंड लास्ट इज योर करेक्ट, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन आएगा 49 वाला है। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कैन चेंज इट्स शेप। अब हमें यहाँ पे बोला गया कि इनमें से कौन सा सेल जो है वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है, यानी कि अपने आकार को बदल लेता है। तो कौन सा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एक तो होता है अमीबा। जो अमीबा होता है, अमीबा का जो सेल होता है वो अपनी शेप को आसानी से चेंज कर लेता है। कभी वो हमें इस तरीके का दिखता है, कभी वो हमें ऐसे ऐसे करके दिखता है। ठीक है, बहुत अलग अलग उसकी शेप्स होती हैं। आप पिक्चर्स भी निकाल के देखेंगे तो अलग अलग होती है और वो आसानी से चेंज कर लेता है। फिर हमारी सेकंड आता है, ह्यूमंस के अंदर भी होता है ऐसा सेल जो अपना शेप जो है वो आसानी से चेंज कर लेता है। वो होता है वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल जो है, यानी कि WBC आपने सुना होगा। RBC एंड WBC सुना है। RBC क्या होता है? रेड ब्लड सेल, जो कि हीमोग्लोबिन देता है। साथ ही साथ जो वाइट ब्लड सेल है वो हमारा क्या करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है? हमारी जितनी भी बीमारी हमें लगती है उनसे बचाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है और ये आसानी से अपनी शेप भी बदल लेता है। सेकंड फिफ्थ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है आपका, 50 वाला। क्या है? इन विच पेयर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। यहाँ पे मैं पूछा गया कि इनमें से कौन सा पेयर जो है उनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, कौन सा ऐसा पेयर है जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है। एक्सटर्नल यानी कि जो बाहर करता है, इंटरनल जो अंदर उसकी बॉडी में होता है। तो फर्स्ट है आपका फ्रॉग एंड हैन। ऑब्वियसली फ्रॉग एंड हैन जो है वो नहीं होगा, बिकॉज हैन इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है। नेक्स्ट है फिश एंड काउ। तो फिश तो होता ही है एक्सटर्नल, बट काउ इंटरनली करती है। सी है आपका डॉग एंड स्टारफिश। तो डॉग अपना इंटरनल करता है, स्टारफिश एक्सटर्नल करती है। तो ये तीनों ही रोंग है। सही है आपका ऑप्शन नंबर डी, फिश एंड स्टारफिश। जो फिश है वो भी करती है एक्सटर्नल और स्टारफिश भी एक्सटर्नल ही फर्टिलाइजेशन करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 इज डिजोल्व इन वाटर इट प्रोड्यूस्ड। अब हमें यहाँ पे पूछा गया है कि अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में मिलाते हैं, डिजोल्व करते हैं, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, अगर हम इसको वाटर में प्लस करेंगे H2O में, तो ये हमको क्या देगा? ये हमको देगा सल्फरस एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, सल्फरस एसिड। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और फिर नीचे दिया हुआ है बहुत सल्फ्यूरिक एंड, ये तो नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है, सल्फरस एसिड। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 52, सोडियम बेंजोनेट इज अ। जो सोडियम बेंजोनेट है वो क्या होता है? वो होता है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें जो हमारे खाने को प्रिवेंट करती है, ठीक है, बचाती हैं खराब ना होने से, उसको कहते हैं सोडियम बेंजोनेट। तो सॉरी, उसको कहते हैं प्रिजर्वेटिव, एंड प्रिजर्वेटिव क्या है? सोडियम बेंजोनेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53 क्या है?
2,4-D इज यूज्ड एज 2,4-D क्या होता है? 2,4-D को हम किस तरीके से यूज करते हैं? इसको यूज करते हैं हम वीडीसाइड के लिए। वीडीसाइड क्या होता है? ऐसी दवाई होती है जिसे अगर हम पौधों में छिड़क देते हैं तो जो अनचाहे पौधे होते हैं, अनचाहे जो प्लांट्स होते हैं जो अपने आप ग्रो कर जाते हैं बिना किसी के उगाए, वो हट जाते हैं। ठीक है, वो ग्रो नहीं होते हैं और वो हट जाते हैं, तो उनको बोलते हैं वीडीसाइड। यानी कि वीडीसाइड दवाई होती है, उसको छिड़क दिया जिससे कि क्या होगा, जो अनचाहे पौधे हैं जिनको हम वीड्स बोलते हैं वो हट जाएंगे। नेक्स्ट है 54 वाला आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बिलोंग्स टू प्रोकैरियोटिक ग्रुप। अब हमें यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो ग्रुप है, कौन सा जो पेयर है वो प्रोकैरियोटिक ग्रुप से रिलेट करता है, बिलोंग करता है। तो देखो प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोकैरियोटिक्स वो होते हैं, वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास उनका खुद का डिफाइन न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, एंड लैक ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, सो अब आपका आंसर क्या होगा? देखो प्रोकैरियोटिक ग्रुप में मेनली हमारे बैक्टीरिया आते हैं। अब बैक्टीरिया आते हैं, साथ ही साथ हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी भी आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 रूट मॉड्यूल्स ऑफ विच पेयर ऑफ प्लांट्स कंटेन रिजोबियम बैक्टीरिया। अब हमें यहाँ पे पूछा गया कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं, इनमें से देख के बताइए ऐसा कौन सा पेयर है प्लांट का जिनके जो रूट्स हैं उससे जो रिजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या है, वो निकलते हैं, वो रिलीज करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं रिजोबियम बैक्टीरिया। तो ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनकी रूट्स में पाए जाते हैं, बेसिकली ये हमें पूछा गया है। तो उनकी रूट्स में पाए जाते हैं, तो देखो बैक्टीरिया हमें पता है रिजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है, यानी कि चाहे तो वो नाइट्रोजन जो है उसको रिलीज करता होगा, चाहे उसको कंज्यूम करता होगा, लेता होगा, तभी जो सोइल है उसमें उसका बैलेंस सही रहता है। ठीक है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है पोटैटो एंड राइस, सेकंड है व्हीट एंड राइस, थर्ड है पोटैटो एंड पी, एंड फोर्थ है आपका बियर एंड पी। देखो बियर नहीं है यहाँ पे, गलत है, बीन्स होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, बीन्स होगा बियर की जगह, एंड ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। जो बीन्स एंड पी होता है उनके रूट्स में ये बैक्टीरिया मोस्टली पाए जाते हैं। अब पी एंड बीन्स के साथ तो पाए ही जाते हैं, साथ ही साथ हमारे कुछ पल्सेस होते हैं जैसे कि हमारी दाल होती हैं कई तरीके की, उनमें भी ये पाए जाते हैं, सोयाबीन होती है उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन है 56 वाला, द पॉलीमर हुज threads are made from polyamide and is used for making climbing ropes, seat belts and socks। अब हमें यहाँ पे पूछा गया है कौन सा पॉलीमर होता है वो जिसके जो थ्रेड्स हैं वो पोलामाइड से बनते हैं एंड वो यूज़ किया जाता है क्लाइंबिंग रोप्स के लिए, यानी कि जब हम क्लाइंबिंग करते हैं उसके लिए हम जो रोप लेते हैं, मजबूत रस्सी होती है ना बहुत मोटी सी, उसको लेते हैं। सीट बेल्ट्स हम लगाते हैं अपना जब कार ड्राइव कर रहे होते हैं, या फिर हम सॉक्स जो हमारी होती है। ठीक है, तो वो जो फैब्रिक है वो किस फैब्रिक का होता है, कौन सा पॉलीमर होता है, वो हमसे ये पूछा गया है। वो हमारा होता है नायलॉन। जो नायलॉन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैब्रिक होता है, और जितनी भी हमारी ये रस्सी बनती है कुछ भी मजबूत काम करने के लिए वो इसी की बनती हैं ज़्यादातर। जैसे कि हमारे पैराशूट्स हो गए, जो पैराशूट्स आपने देख रखे होंगे ना, वो सभी के सभी जो है नायलॉन के फैब्रिक से ही बनते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। अब मजबूती ही चाहिए हमें, क्योंकि कोई भी अगर रोप को पकड़ के चढ़ रहा है किसी भी पहाड़ पे, तो ऐसा ना हो कि रोप बीच में टूट जाए या फिर कट जाए पहाड़ के लगने से, तो इसीलिए नायलॉन का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 57 है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट्स यूजिंग कॉपर प्लेट्स एज इलेक्ट्रोड। अब आप सभी ने एक्टिविटी पढ़ी होगी और कुछ ऑब्जर्व भी किया होगा जब पढ़ी है, या फिर हो सकता है आपकी टीचर ने भी कराई हो ये, कि जब हम जो हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है CuSO4 का सॉल्यूशन हम एक बीकर में लेंगे, ठीक है, उसमें हम 2 कॉपर की प्लेट्स डालेंगे एज अ इलेक्ट्रोड। ठीक है, ऊपर से हम बैटरी लगा देंगे, कुछ इस तरीके की होती है मेरे ख्याल से, सही ड्रॉ कर रही हूँ मैं, इस तरीके से बैटरी लगा देंगे।
यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का टर्मिनल होता है बैटरी का, ठीक है, जिसको हम एनोड एंड कैथोड बोलते हैं, वो लगा देंगे। और फिर इलेक्ट्रिसिटी को जब हम पास करेंगे, यानी कि जब हम अपनी बैटरी लगा देते हैं और उसको अच्छे से कनेक्ट कर देते हैं, उसका सर्किट अच्छा कर देते हैं, मतलब अच्छे से कनेक्ट हो जाता है वो, तब इसमें जो करंट पास होगा तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या होने वाला है। बिकॉज हमने पढ़ा है कि कोई भी अगर ऐसा हम करते हैं जिसमें हम करंट पास करते हैं तो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन जो है वो होता है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, इसमें जो हमारा, बताओ बताओ फटाफट से क्या होने वाला है, इसमें जो हमारा कॉपर है, कॉपर इज डिपॉजिट एट पॉजिटिव टर्मिनल, जो कॉपर होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। एंड आपको पता है कि एक साइड जो है कॉपर की ये वाली, वो क्या होगी, ये वाले जो कॉपर प्लेट है बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, और ये वाली थिन हो जाएगी, राइट, क्योंकि इस पर कॉपर चढ़ गया और इससे निकल गया। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये यहाँ से एक बात समझ में आ रही है हमें कि जितने भी हमारे एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 58 वाला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब हमें बताना है इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट है कॉन्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, जो कॉन्स है वो सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट की तरफ, नहीं, तो गलत है। सेकेंड है रोड्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ये भी भाई हमारा गलत है। नेक्स्ट है कॉन्स आर सेंसिटिव टू बोथ डिम एंड ब्राइट लाइट, ये भी गलत है क्योंकि इसमें बोथ आ गया, अगर खाली ब्राइट होता तो सही होता। उसके बाद है कॉन्स आर सेंसिटिव टू कलर्स, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्स जो है वो सेंसिटिव होते हैं किसकी तरफ, कलर्स की तरफ, और वो 3 डिफरेंट कलर्स होते हैं। वो 3 डिफरेंट कलर्स कौन से होते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 59, द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज, जो हमारी आँख होती है उसका जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है, फ्रंट का जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉर्निया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दोबारा से एक्टिविटी से रिलेटेड है, क्या है 60 वाला, विच चेंज इज ऑब्जर्व्ड, यानी कि आप क्या चेंज ऑब्जर्व करेंगे जब आप व्हेन जिंक ग्रेजुनेल्स आर एडेड इन कॉपर सल्फेट, जब आप जिंक ग्रेजुनेल्स जो है उनको ऐड करते हैं कॉपर सल्फेट के अंदर। तो आपको पता है कि जिंक जो है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है, इसलिए वो कॉपर से जगह छीन लेगा और कॉपर को हटा के जिंक जो है वो सल्फेट के साथ मिल जाएगा, यानी कि पहले हमारा कॉपर सल्फेट था, अब वो कॉपर को हटा देगा और जिंक सल्फेट जो है वो बन जाएगा। इसलिए क्या होगा, अब ये जो चीज़ हुई, ये जो रिएक्शन यहाँ पे हुआ, यानी कि चेंज कर ली इन्होंने साइड अपनी, बिकॉज जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। तो क्या होने वाला है बताओ फटाफट से, चेंज क्या होगा, हमें ये पूछा गया है। हमने एक्टिविटी तो पूरी समझ ली, चेंज क्या होगा, चेंज ये होगा कि पहले जो कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है, ठीक है। जो कॉपर सल्फेट है CuSO4 है, उसका कलर ब्लू होता है, लेकिन जब ये रिएक्शन होगा, जब जिंक ग्रेजुनेल्स जो है वो उसमें ऐड किए जाएंगे और जो जिंक है वो कॉपर की जगह ले लेगा, यानी कि जिंक सल्फेट बन जाएगा, तो क्या होगा, जो हमारा सॉल्यूशन था जिसका कलर ब्लू था वो चेंज होकर कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 61, क्या है, इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नॉन एज, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको क्या बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ये हमसे पूछा गया है, तो उसको बोला जाता है जंपिंग, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आपको ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन आता है 62 वाला, क्या है, ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिट ऑन टॉप सॉइल इज कॉल्ड, जो ऑर्गेनिक मैटर है जब वो टॉप सॉइल पे डिपॉजिट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ह्यूमस, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ह्यूमस, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन है 63, क्या है, विच इज नॉट अ मेन फैक्टर दैट कॉजेज पॉपुलेशन चेंजेस, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि पॉपुलेशन चेंजेस होने का कोई मेन फैक्टर नहीं है। अब पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है, यानी कि घट रही है, बढ़ रही है, ठीक है, या फिर जैसे कि मान लो यूपी की ज़्यादा हो गई है, राजस्थान में कम हो गई है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये मेन फैक्टर कौन सा नहीं है, नोट, ये हमें बताना है। फर्स्ट आपका बर्थ, सेकेंड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, थर्ड है आपका डेथ्स एंड फोर्थ है आपका माइग्रेशन। तो बर्थ यानी कि जन्म हो रहा है,
तो ऑफ कोर्स ये तो मेन फैक्टर होगा ही, डेथ भी मेन फैक्टर होगा। एंड माइग्रेशन का मतलब होता है पलायन करना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हम दिल्ली में है तो हम दिल्ली से पंजाब चले जाएं, हरियाणा चले जाएं, उत्तराखंड चले जाएं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो मेन फैक्टर्स होंगे ही पॉपुलेशन चेंजेस के, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं बताना है। तो होगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, ये वो होता है जैसे कि बर्थ से लेके डेथ तक का जो टाइम है, यानी कि किसी का टाइम, मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है जिसने जन्म लिया अभी, और उसके मरने तक का टाइम जो है वो पॉपुलेशन में चेंजेस करेगा। यानी कि अगर अभी किसी पर्सन ने जन्म लिया और वो मान लो 60 साल के बाद मरता है, उसकी डेथ 60 साल के बाद होती है, तो क्या इससे पॉपुलेशन में कोई चेंज होगा? तो उसी को हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि बर्थ से लेके डेथ तक का जो टाइम है, यानी कि ये जो ईयर है बीच में, इससे तो कोई पॉपुलेशन में चेंज नहीं होगा। बर्थ एंड डेथ से तो ऑफ कोर्स होगा, लेकिन ये जो बीच का टाइम है इससे तो कोई चेंज नहीं होगा, और इसी को हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। एंड यहाँ पे आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। सो आई थिंक वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो क्या करेंगे, मेरे ख्याल से बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी बोल देते हैं। लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, एंड अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। साइड में जो बेल आइकन है ऐसे घंटी सी बनी हुई होती है, उसे भी क्लिक कर दो ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। और क्या करोगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। कहाँ पे मिलेगी इसकी लिंक मिल जाएगी आपको कमेंट बॉक्स में, मैंने पिन कर दी है, या फिर आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा, एंड लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। और एक छोटी सी कमेंट तो बनती ही है, जब भाई इतना मैंने बोला है, आपका पूरा सॉल्यूशन मैंने कराया है साइंस पोर्शन का, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।